मैं मोहम्मद खालिक, स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीगल सेल के इंचार्ज और फार्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बार एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट और सीनियर एडवोकेट जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मेंबर हैं मोहम्मद उस्मान सलारिया जी, उनसे बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं इस वक्त, या जो हालात एक जंगी सिचुएशन बनी थी, उन पे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और आप हमारे चैम्बर्स में तशरीफ़ लाए, उसका शुक्रिया। आपने ये ज़हमत की कि आप अपने चैनल के ज़रिए हमारी आवाम को ये रोशनास करें और ये हमारा पैगाम पहुंचाएं, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं। तो जनाब, ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों से आपको बखूबी पता है कि जो हालात यहाँ हमारी रियासत में और बैरून रियासत तकरीबन हिंदुस्तान के हर शहर में जो बने थे वो बड़े परेशान कुन थे। हर आदमी, चाहे वो हायर पेडेस्टल पर हो, हायर फॉर्म पर हो या लोअर फॉर्म पर हो, वो इससे परेशान हुआ है। ये जो आपने देखा कि हमारे नवाही इलाकों में जो शेलिंग हुई, जो यहाँ नुकसानात हुए, वो नातलाफ़ी है। कई हमारे वीर जवानों ने, कई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने अपनी जानें दे दी, वो नातलाफ़ी है। उसके लिए हम उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं। हमारा खराज अक़ीदत उन लोगों की को है जिन्होंने अपनी जान, अपनी ये शहादत देते हुए अपने देश के लिए सलामी दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम इस दौर पे गुजरे हैं जबकि 2025 है, ये 1971 नहीं है या 1965 नहीं है जब जंग हुआ करती थी। तो वो जंग एक 303 राइफल की होती थी या तोपों की होती थी, या वो कि उड़ी में और जो बॉर्डर बेल्ट्स हैं उनमें कितना नुकसान हुआ है। वो नुकसान ज़मीनी सतह पे भी हुआ, वो मकान गिर जाने की सूरत में भी हुआ, और हमारे कई जवान बंदे शहीद हो गए, बच्चे शहीद फौत हो गए, और कई ज़ख्मी हैं अस्पतालों में। अभी हमारे वज़ीर आला जगह जगह जा रहे हैं। इस कदम को वेलकम कहता हूँ कि यही ज़रूरत है वक्त की कि उनको मलम लगाई जाए। आप कह रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं जम्मू कश्मीर के, वो जा रहे हैं, मलम लगा रहे हैं, लेकिन बात इस तरह से है, जो हालात और वाक़यात अभी बने, इससे पहले भी हमें पता है कि जम्मू कश्मीर एक अफेक्टेड एरिया है। यहाँ की यूथ अफेक्टेड है। यहाँ की यूथ को आफ्टर 370 के एब्रोगेशन के बाद एक थर्ड क्लास सिटीज़न माना जा रहा है। एब्रोगेशन करने के बाद एकदम इंटरनेट बंद हो जाता है, वो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से पीछे रहते हैं। उसके बाद फिर यह आतंकवाद का जो एक आतंकवादी हमले हर महीने किसी न किसी एक इनोसेंट की किलिंग होती है, और उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन के लिए अगर जंग का ऐलान कर रहे हैं या हमला कर रहे हैं, सेंटर को मानते हैं यहाँ पे इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी डिफेंस है या इंटेलिजेंस है वो उनके कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ की सरकार को मैंडेट दिया गया है। उन्होंने अभी डिजीज़ लोगों के लिए ये रिलीफ देने के लिए उन्होंने कहा कि 10 लाख रिलीफ दिया जाएगा, उसका भी वेलकम करते हैं। लेकिन क्या जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है उसको इन सवालों पे क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाना चाहिए जो कानून की श्रेणी में आते हैं, और आने के बावजूद यहाँ के लोगों के साथ जुल्म जबर हो रहा है? उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा सिर्फ सीधा सवाल है कि आप बहैसियत वकील, जब तक कोई इंसान कानूनी वर्डिक्ट के साथ कन्विक्ट ना किया जाए तब तक वो गुनहगार नहीं माना जाता है। लेकिन जो पाकिस्तान से शेलिंग हो रही है उसमें भी जम्मू कश्मीर का ही सिटीज़न टारगेट हो रहा है। जो वहाँ से आकर कोई आतंकवादी हमला कर रहा है, उस हमले के बाद जो टारगेट बन रहा वो भी कश्मीरी ही बन रहा है।
तो क्यों ना जो इसका एक्यूज्ड है, जो इंटरनेशनल कोर्ट है, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल एक्ट है, आप भी जानते हैं, तो इसकी जो प्रोसीडिंग है कहीं आउट ऑफ इंडिया होनी चाहिए। देखिए, आपने एक सवाल किया आतंकवाद का और आतंकवादी एक्टिविटीज़ का, तो हम ये तो आप या कोई भी ये तो नहीं कह सकता कि हम आतंकवाद फैला रहे हैं या ये हमारी गवर्नमेंट फैला रही है। ये आतंकवाद आपको मैं बता दूं कि पिछले 25-30 साल से ज़्यादा अरसा से यहाँ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आपको ये पता होना चाहिए, आप देखिए रिकॉर्ड में मोर देन 1500 और अबाउट 1600 पर्सन्स have been killed। ये हमारे कायदे सानी डॉक्टर फारूक साहब ने अपने बयान में कई बार कहा कि हमारे MLAs, हमारे मिनिस्टर्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा बंदे थे और उनके ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और वर्कर्स, जो उनका कसूर क्या था। एक पार्टी के साथ अगर एफिलिएटेड हूँ मैं या आप या कोई नागरिक, तो उसका कोई कसूर नहीं है, वो आईनी तौर पे उसके साथ चलने को है। तो आतंकवाद ये हमने तो नहीं फैलाया। आतंकवाद अगर हो रहा है, ये पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको आज नजर आ रही है, ये कई बार कहा था खुदा के लिए बात करो, उस वक्त कोई नहीं मानता था। डॉक्टर साहब का लेटेस्ट बयान आप सुनिए, मीडिया में रिकॉर्डेड है। उन्होंने कहा कि ये मसले ऐसे हल होने वाले नहीं हैं, जंग करके भी हम कोई फासिल नहीं कर पाएंगे। उनकी बात आज साबित हुई है। आपने देखा, मैंने देखा, लाखों आदमी देख रहे हैं कि उस मर्द, उस पॉलिटिशियन ने जो जहन रखते हैं, उन्होंने कहा था कि बात करो भाई, खुदा के लिए बात करो। तब उनकी बात पर बड़ी इरिटेशन हो जाती थी, नहीं जी ये कहते हैं, उससे बात कि जब 370 का मामला था, जब वो मामला UNO में था, उस वक्त ये कहा गया कि दिस इज द इंटरनल मैटर ऑफ द इंडिया। लेकिन इस वक्त जब उसी मुद्दे पे बात करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, प्रेसिडेंट ने ऐलान किया, तो अभी ये एक्सटर्नल मुद्दा बन गया। मेरा आपसे जो सवाल था वो बड़ा सीधा सवाल था। सीधा सवाल ये था कि मैं बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन एडवोकेट अंकुर शर्मा जी से बात कर रहा था परसों। उन्होंने कहा कि इसको जेनोसाइड डिक्लेयर कर देना चाहिए, जो इनोसेंट किलिंग हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है, वो चाहे कश्मीरी पंडित है या कश्मीरी है, लेकिन किलिंग कश्मीरी की हो रही है। अगर उसको जेनोसाइड डिक्लेयर करके इंटरनेशनल कोर्ट में प्रोसीडिंग चलेगी, क्योंकि एक्यूज्ड इंडियन टेरिटरी के बाहर है। अगर वो उस तरीके से होता, दो चीज़ें हैं, या तो उसको जेनोसाइड डिक्लेयर करके इंटरनेशनल कोर्ट में चलाया जा सकता था, या तो दूसरी चीज़ ये थी वो ये हमला करना, या ऑपरेशन सिंदूर जैसे लॉन्च हुआ। तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद भी बातचीत से ही बात ख़त्म करनी थी, तो जो इतनी जानें गई उनका क्या? देखिए, रोकता कौन है? रोकता तो कोई नहीं। कब किसने कहा कि उन लोगों को जो दहशत फैला रहे हैं उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? ये तो कोई नहीं कहता, मैंने नहीं सुना। मैंने किसी लीडर का ये बयान आज दिन तक नहीं सुना कि जो दहशत फैलाने वाला है उसको कोई रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। देखिए, मैं एक बात और वाजे कर दूं, दहशत फैलाता है कहीं का भी हो, हाँ किसी फिरके का हो, किसी जात का हो, उसके साथ कोई रियायत नहीं करनी है, ना होनी चाहिए। क्यों? कि उसने बेगुनाह का खून किया, चाहे मेरा किया या किसी एक का किया, चाहे मेरे हिंदू भाई का किया या मुसलमान का किया या सिख या ईसाई या बौद्ध का किया। इंसान इंसान है। इस्लाम कहता है, सुना या देखा या पढ़ा, वो ये है, इस्लाम किसी को इजाजत नहीं देता, हाँ किसी मजहब से भी वो है, उसको कत्ल कर दो। Who I am, what authority I have? No, never at all। इस्लाम तो कहता है प्रोटेक्शन करो। जंग में भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम ने ऐलान कर दिया जंग बदर में और बाकी जंगों में कि बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को अलग कर दो।
2 बच्चे, मासूम बच्चे पुंछ में उनकी किलिंग हो गई, शहीद हो गए। उसके बावजूद और भी कहीं लोग मारे गए। अगर ये चीज़ हमने देखनी है कि जो इनोसेंट लोगों की किलिंग यहाँ हो रही है या वहाँ जहाँ भी हो रही है, इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, और जो फिर कानूनी अमली जामा यहाँ पे पहनाया जा रहा है उन चीज़ों को, या कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है, वो कार्रवाई उन लोगों पे हो रही जो क्रिमिनल है, वो हिंदुस्तान की टेरिटरी से बाहर है। हमें, हमारे पास कानून में कौन सा प्रावधान है उसको पकड़ने के लिए? देखिए, ये आप इसको पूरा थोड़ा सा समझें। जो मैंने कहा, मैंने ये कहा, ये बात आज के हालात के मुताबिक ना उतारें। ये 1470 साल पहले की बात है, जब हजूर अकरम ने ये बात कही, जब जंग होगी तो बच्चों को अलग कर दो। जो बच्चे यरगमाली बन गए, यरगमाली वो होता है जो पकड़ा। मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये हमने नहीं मारे, ये बच्चे हमने नहीं मारे। मैं सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप एज ए एडवोकेट इस पे क्या कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति एक्यूज्ड हिंदुस्तान की टेरिटरी से बाहर है और ये सारा कंस्पिरेटर वो है, जम्मू कश्मीर में जितने भी किलिंग हो रही हैं, उस किलिंग के लिए अगर यहाँ के खुद इनके चीफ स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि इसको जेनोसाइड डिक्लेयर करके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चलाया जाए, तो फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बात नहीं की कि हम इसको जेनोसाइड डिक्लेयर करके क्रिमिनल कोर्ट में चलवाएंगे। उसके बावजूद ये ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन का फिर से बातचीत पे ही मामला आ गया। देखिए साहब, बात ये है, आपसे बहुत ज़्यादा ज़हीन, मुझसे बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग इस वक्त राष्ट्रपति भवन में और प्राइम मिनिस्टर साहब के सलाहकार या एजेंसीज बैठी, वो बेहतर जानती हैं कि हमने इंटरनेशनल कोर्ट में कैसे जाना है, इंटरनेशनल ट्रीटी क्या होती है, या अगर वहाँ से कोई हम पे वार कर रहा है। वो बच्चे हमने नहीं मारे, वो बच्चे इंडियन फोर्सेस ने नहीं मारे, ये कोई सबूत आपके पास नहीं है। देश वो उधर से आए, वो एक अलमिया है, इस जगह पर भी शेलिंग हो और ये गिर जाए बिल्डिंग और हम मर जाए, तो वो हम क्या कहेंगे? किसने मारा हमको? किसने कहा? उसके लिए इन्वेस्टिगेशन। देखिए ना, इंडियन, ये हमारे बाहर बैरक है सीआरपी की, ये अगर हुआ है राजौरी में थापा साहब, वो इस तरह उसके घर पे पड़ा है। इसलिए भाई साहब मसला ये है, इसमें आप कहते हैं उनको उधर इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाओ और सजा दो, यही कहते हैं ना आप। उसका एक ज़ाब्ता है, उसका एक ज़ाब्ता है, वो ज़ाब्ता हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, वो कर रही है, वो ऐसे नहीं बैठी हैं, वो कर रही है। अब उसका तरीका जो है वो हमें समझ नहीं आता, वो तरीका किस तरीके से जाएंगे, किस तरीके से करेंगे, वो ज़ाब्ता है। और उनके जो ठिकाने हैं, आपके घर पे रोज पत्थर कोई मारता है तो आप खामोश कितने दिन रहेंगे? तो उसका पत्थर का जवाब तो थोड़ा बहुत देना है। देखो, सीज फायर हुआ है सर, मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, सीज फायर 2003 में हुआ था, उसके बाद भी शेलिंग होती थी। सीज फायर का मतलब सिर्फ थोड़ा है कि बंदूक से गोली चलाना, गोला बारी भी आ रहा है, उसके बावजूद भी सीज फायर का वायलेशन हो रहा है। अगर आप आज ये करने के बाद भी सीज फायर ही कर रहे हो तो इंसाफ कैसे मिले? और क्या करें फिर क्या करें? क्या करें? और सीज फायर से ही तो हमारी जानें बच रही हैं, सीज फायर से ही तो आप बाहर निकले और यहाँ आए। मैं यहाँ आया, कोर्ट्स में अपीयरेंस हुई, जजेस भी निकल सके, वुकला भी निकल सके, आवाम भी निकल सका। यहाँ तो क्या था, यहाँ तो गाड़ियां, कर्फ्यू से बदतर हालत नहीं थी यहाँ। क्या लोग यहाँ से चले नहीं गए? अब मेरे इलाका जहां मैं रहता हूं, वहां से भी 80% लोग चले गए घबरा के, डर के। चलिए, जो भी हुआ, तो ये जंग के हालात थे। अब हमें सीज फायर हुआ है तो सीज फायर को ऑनर करना है, दोनों साइड्स ने, हमने भी किया है, उनको भी करना चाहिए। और इसका इश्तियाल अंगेजी से या र्यूमर्स फैला के या जज्बाती होके कोई फैसले नहीं होते। कानून भी यही कहता है कि ठीक है, अगर कोई दहशतगर्द है उसको साबित करके उसको सजा दी जाए। सर, कानून सबके लिए बराबर है, जी बिल्कुल बराबर है। आप भी कहते हैं, हर कोई कहता है भी, लेकिन जब गाइडलाइन आती है एमएचए की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से, कि कोई भी व्यक्ति, आपने र्यूमर की बात की, गलत र्यूमर नहीं फैलाया जाएगा, लेकिन जब हमारे पुंछ में
मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल साहब की किलिंग होती है, उसको पूरी हिंदुस्तान की मीडिया उसको कारी की जगह लश्कर तोयबा का सरगना करके चलाया गया, टेररिस्ट के साथ अटैच करके चलाया गया कि ये जी एयर स्ट्राइक में हिंदुस्तान की आर्मी ने या डिफेंस मिलिट्री ने किसी ने भी मार गिराया। उसके बाद फिर जब इस पे आवाज़ उठी, एक चैनल ने माफ़ी मांगी, बाकियों ने माफ़ी तक भी नहीं मांगी, ना कोई कानूनी कार्रवाई हुई। जो एलिगेशन जो कि क्रॉस फायरिंग में डेथ हुई थी, वो एलिगेशन एक तो हमारे जवानों पे लगा कि नहीं जी उन्होंने मार गिराया, और जबकि यहाँ से पुष्टि हुई कि वो शहीद हुए हैं। तो इस संदर्भ में, इस दृष्टिकोण में उन मीडिया वालों के लिए कानून नहीं है। कल की एक स्टेटमेंट है, एमपी हैं यहाँ से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एमपी स्टेट से ही, मध्य प्रदेश स्टेट से, उन्होंने कहा कि जो सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर है, उन्होंने कहा वो टेररिस्ट जो थे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने, उनकी स्टेटमेंट मैं कोट कर रहा हूँ, नरेंद्र भाई मोदी जी ने उन्हीं की बहनों को भेजकर पाकिस्तान में घुसकर उनको बदला लिया। आप सर इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि एक कमांडर विंग को टेररिस्ट की बहन कहा जा रहा है, तो मतलब क्या हुआ? दूसरी उसी संदर्भ में मोहम्मद, क्योंकि उसका नाम मोहम्मद इकबाल कारी साहब हैं, उसको टेररिस्ट बना दिया क्योंकि दाढ़ी और टोपी है। तो उन पे भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके लिए भी कानून बराबर है या नहीं? देखिए, एक तो आपने बताया पूंछ वाली बात के वो हमारे वो जो मदरसे में मारे गए हाफिज साहब या कारी साहब, उनका आपने कहा, तो वो क्लैरिफिकेशन जारी हो गई। अगर कोई गलत बयानी हुई थी तो उसको वजाहत करके क्लैरिफिकेशन हो गई कि ऐसा नहीं था, दरअसल वो ऐसा कोई किसी के साथ मुलव्वस नहीं थे। एक बात। नंबर दो, आपने बताया कि मिसिस कुरैशी की बात आपने कही कि वो एक पायलट हैं पेशा से, तो वो गई हैं। तो मैं आपको बता दूं तो उसको किसी दहशतगर्द से आप कंपेयर करें, दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। व्यक्ति ये स्टेटमेंट दे रहा है वो कानून की श्रेणी में ऑफेंस है या नहीं है? मैं तो ये कह रहा हूँ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं। आपका क्या विचार है उस? देखिए, ये एनालिस्ट बैठे हैं, एनालाइज करेंगे। सर आप तो एडवोकेट हैं। नहीं, एडवोकेट हैं, पर मैं कोई रा का आदमी नहीं हूँ। वो नहीं, वो एनालिसिस विंग है, इंटेलिजेंस है, वो देखेगी। और हमारे ये जर्नलिस्ट बैठे हैं वहाँ, वो देखेंगे इसको, एक एक वर्ड इसका देख के उसका से ये चीज़ें गलत हैं या सही हैं ये तो आप कह ही सकते हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई उनको जेल में डाल दो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है। हमने तो मैंने वजाहत से सुनी नहीं, मैंने नहीं सुनी। ये आप बता रहे हैं कि ऐसा बयान कहीं हुआ है, तो ये बात है दृष्टिकोण से इस पे क्या गाइडलाइन है? पहले साबित तो हो, साबित नहीं ना हुआ, कोई ऐसी बात नहीं। वो आपका एक कहने से नहीं हो जाता। मैं कुछ कह दूं कि मैं बड़ा अफलातून हूं तो वो नहीं हो सकता। उसको साबित करने में आपको दलील देनी है, आपको फैक्ट्स देखने हैं, फैक्ट एंड फिगर देखने हैं, और वो बयान आपके सामने होना चाहिए। उसको बार बार देखना है, जैसे विंग वाले देखते हैं, एनालाइज करते हैं। तो एकदम हम उसका ओपिनियन हम नहीं दे सकते। हाँ, लीगल ओपिनियन कोई लेनी है तो उसका, हाँ, लीगल ओपिनियन में आप वो केस, कोई केस होगा तो ना, ये केस नहीं है, ये कोई लीगल केस नहीं है, ये एक बयान है, एक स्टेट्समैन का जो हिंदुस्तान की बागडोर संभाले है। तो उसके लिए वो देखेंगे, उनका विंग है, वो जांच करेंगे इस बात की, आपकी बात वहां पहुंच जाएगी।